Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are doing the questions of probability which are being asked in the papers of Delhi School of Economics and Economics entrance. In the last lecture we did questions of DSE papers of 2021, 2020, 2019 and 2018. In today's class I'm going to start from 2017 और देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं 17, 16, 15 जहाँ तक भी जा पाएंगे वो क्वेश्चंस करेंगे. वो वीडियो जो लास्ट वाला यूट्यूब पे आप देख सकते हैं. वैसे किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है, एक सीक्वेंस में चलना ज़रूरी नहीं है. जो भी आप क्वेश्चन पहले देखना चाहें पहले, जो बाद में देखना चाहें बाद में देख सकते हैं. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो हमारा PDF में. ये 11 से 17 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 2017 के. क्वेश्चन है अ टूर ऑपरेटर हैज़ अ बस दैट कैन अकोमोडेट 20 टूरिस्ट. द ऑपरेटर नोज दैट टूरिस्ट मे नॉट शो अप, सो ही सेल्स 21 टिकट्स. The probability that an individual tourist will not show up is 0.02, independent of all other tourists. Each ticket costs 50 and is non-refundable. If a tourist fails to show up, if a tourist shows up, a seat is not available. The tour operator has to pay 100 to that tourist. The expected revenue of the tour operator is. Obviously आंसर मार्क दे, हमको तो आंसर पे पहुंचना है, कैसे वहाँ तक जा सकते हैं. देखिए क्या है यहाँ पे. एक टूर ऑपरेटर है, वो बस चलाता है, उसके बस में 20 सीट्स हैं, मगर वो 21 टिकट्स बेच देता है क्योंकि वो ऐसा मानता है कि कोई ना कोई एक आदमी ज़रूर मिस कर देगा. 21 से उसने 50 रुपीज़ के रेट से पैसे ले लिए और जिसने मिस कर दिया उसको पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे, तो वो एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई उसकी. लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि 21 के 21 लोग ही आ गए तो किसी एक को हाथ जोड़ के सॉरी बोलना पड़ेगा और सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा. 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी. 50 लिए थे, 100 देने पड़ेंगे. अब उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, तो हमको यहाँ ये देखना है कि 21 लोग आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर 20 या 20 से कम आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. आप कहेंगे सर 20 की भी निकालें, 19 की भी, 18 की. नहीं जी, एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. 21 के 21 आ गए इसकी, तो उस केस में तो उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे किसी एक को. और अगर फिर 20 आए या 19 आए या 18 आए या 17 आए या कितने भी और कम आए, फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि सबको सीट देने के लिए सीट होगी आपके पास. फिर तो मान लीजिए अगर 16 लोग आ गए तो 4 सीट खाली चली जाएंगी. पैसे तो 21 से लिए हैं, 5 लोग नहीं आए, 69 उनको बिठाया और ले गया बिठाकर. ठीक है, जो 5 नहीं आए उनके पैसे जब्त, फॉरफिट हो गए. हमको दो प्रॉपर्टीज निकालनी है, 21 आने की और 20 आने की. एक टूरिस्ट नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है, यानी आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.98. ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. A tourist, ऐसा कर लेते हैं, मैं इसको एक इवेंट डिफाइन कर लेता हूँ. x है प्रोबेबिलिटी दैट अ टूरिस्ट वोंट टर्न अप, नहीं आएगा टूरिस्ट, इसका चांस है 0.98. नहीं आएगा, सॉरी, इसका चांस 0.02. तो और टूरिस्ट आएगा उसका चांस क्या है, x बार 0.98 p x बार, यानी सब लोग आ गए, इसका चांस क्या है 0.98. एक टूरिस्ट आएगा, इसका चांस 0.98 है. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 21 टूरिस्ट्स टर्न अप, और ये कोई एक आएगा या नहीं आएगा दूसरे से इंडिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट में क्या करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं हम लोग. पी ए एंड बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी. तो यहाँ पे 21 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.98 इंटू 0.98 इंटू 21 टाइम्स 0.98 मल्टीप्लाई होगा, यानी हो गया 0.98 रेज टू पावर 21. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप 0.98 की पावर 21 की वैल्यू बिना कैलकुलेटर के कैसे निकालेंगे, समस्या में पड़ गए. बिना कैलकुलेटर की वैल्यू निकालें कैसे, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने देखिए अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा था मैथ्स में, याद है आपको, आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m, तो अगर इसका लीनियर अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो आता है 1 प्लस एम एक्स. क्वाड्रेटिक करते हैं तो 1 प्लस एम एक्स प्लस m इंटू m माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. क्यूब भी करते हैं तो और आगे भी जा सकते हैं.
अगर हम लीनियर करते हैं तो बड़ी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसमें एरर ज़्यादा होगा। और अगर क्वाड्रेटिक करते हैं थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा मगर एरर कम हो जाएगा। क्यूबिक में एरर और कम होगा मगर समय और ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं क्वाड्रेटिक तक रहना पसंद करता हूँ, उसके आगे नहीं जाता। ठीक है, तो 0.98 को मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ 1 माइनस 0 या 1 प्लस माइनस 0.02, 1 प्लस माइनस 0.02 रेज टू पावर 21। तो ये m हो गया यहाँ पे क्या 21 और x है माइनस 0.02। तो ये क्या आ जाएगा जी, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस m इंटू एक्स प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस 0.02 का स्क्वायर। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1 माइनस 0.42 और ये प्लस हो गया सर 210 इंटू 4/10,000। एक जीरो से जीरो कैंसिल, अप्रॉक्सीमेटली 0.58 प्लस ये 84 हो गया, 84,000 0.084। तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 0.664। इसको मैं रफली 0.66 कह सकता हूँ कि 21 लोग आएंगे, इसका चांस है 0.66। तो कोई एक जरूर मिस होगा, इसका चांस क्या होगा 1 माइनस नो मिस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑल टूरिस्ट्स turn up is 0.66. probability at least one tourist won't turn up, कम से कम कोई एक नहीं आएगा। तो सब आए इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो, तो किसकी प्रोबेबिलिटी के कम से कम कोई एक नहीं आया, एटलीस्ट 1 वोंट कम। अब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, अगर सब लोग आ गए 21 के 21 तो उसको मिलेंगे 21 इंटू 50 मिले उसको पैसे, और एक जो जिसको सीट नहीं दे पाया उसको 100 रुपीज़ वापस कर दी। ये रेवेन्यू है। इनटू प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.66 प्लस अगर कम से कम कोई एक नहीं आया तो पैसे तो उसको इतने ही मिले 21 इंटू 50 मगर देने किसी को नहीं है वापस, इसने अब किसी को कुछ वापस नहीं करना, इंटू 0.34। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना जी 1050 950 हो गया, 950 इंटू 0.66 प्लस ये आ रहा है आपका कितना, दिस इज 1050 इंटू 0.34। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 950 इंटू 0.66 प्लस 950 इंटू 0.34 प्लस 100 इंटू 0.34। मैं कैलकुलेटर से आपको बचा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 950 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा अंदर, तो 950 प्लस 34 यानी 984 इज द आंसर। उसका एवरेज रेवेन्यू अगर वो बार बार ऐसा करेगा तो ऑन एन एवरेज वो 984 रुपीज़ अर्न करेगा। और अगर वो चुपचाप से 20 ही लोगों को टिकट बांटे तो 100% वो 1000 रुपीज़ अर्न करेगा। तो इस चालाकी से नुकसान हो रहा है उसको, ये जो होशियारी वो कर रहा है इससे उसको एक्चुअली में घाटा हो रहा है। क्योंकि अगर देखो वो 20 के 20 टिकट बांटे सिर्फ, तो 20 इंटू 50 1000 रुपीज़ लेके जाएगा हर बार। लेकिन ऐसा करने पे ऑन एन एवरेज बार बार करने पे कभी 21 आएंगे कभी 20 आएंगे, लेकिन प्रॉबिलिटीज इस तरह से कि ऑन एन एवरेज वो 984 लेके जा रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है सर, क्योंकि हमने कई जगह राउंड ऑफ किया था ना, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। तो आसपास की जो भी वैल्यू होगी जैसे 985 है इसको हम लोग सही मान लेते हैं, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है अप्रॉक्सीमेट है, हमने तो राउंड ऑफ करके निकाला है। राइट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं जी। 12th क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर कैन सबमिट अप टू 5 क्लेम्स। आप 5 क्लेम्स कर सकते हैं जी इंश्योरेंस में। प्रोबेबिलिटी दैट पॉलिसी होल्डर सबमिट्स n क्लेम्स इज Pn फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने एक भी क्लेम नहीं करा या एक करा या दो करा, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। इट इज नोन दैट द डिफरेंस बिटवीन Pn एंड Pn+1 इज कॉन्स्टेंट। Pn और Pn+1 का डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट है। और दूसरी बात ये पता है 40% ऑफ द पॉलिसी होल्डर सबमिट 0 और 1 क्लेम। 40% लोग 0 क्लेम करते हैं या 1 क्लेम करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉलिसी होल्डर सबमिट्स 4 और 5 क्लेम्स। सर बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 था, वो बोल रहे हैं Pn+1 और Pn में डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी Pn+1 माइनस Pn इज A। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ Pn+1 इज इक्वल टू A प्लस Pn। तो P1 क्या होगा, P1 होगा
ए प्लस पी ज़ीरो, P2 क्या होगा A प्लस P1 यानी A प्लस पी ज़ीरो यानी कि 2A प्लस पी ज़ीरो। मिल गई क्वेश्चन मेरे को। अब सिंपली P3 क्या होगा 3A प्लस पी ज़ीरो, P4 P5 क्या होगा 5A प्लस पी ज़ीरो, राइट। एक बात तो मिल गई मेरे को। उसने ये बोला कि 4 और 5 क्लेम करने वाले 40% लोग हैं, यानी P4 प्लस P5 इज 0.4। अब P4 क्या है 4A प्लस पी ज़ीरो, P5 क्या है 5A प्लस पी ज़ीरो, दिस इज 0.4, यानी 9A प्लस पी ज़ीरो 2P0 इज 0.4। तो A इज 0.2 माइनस 2/9 P0, इसको नंबर 1 बोल देते हैं। 0.2 माइनस 2/9, मैंने 0.2 सही करा है? नहीं, मैंने 0.2 से नहीं करा, ये 0.4/9 है, 0.4/9 है जी, सॉरी, मैंने पता नहीं 0.2 का लिख दिया। अच्छा 2 से डिवाइड कर दिया होगा। 0.4/9 माइनस 2/9 P0। एक बात मुझको और पता है, वो ये है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है P0 प्लस P1 अप टू P5 इज 1, तो यानी P0 प्लस A प्लस P0 प्लस 2A प्लस P0 प्लस 5A प्लस P0 इज 1। तो P0 तो 6 टाइम्स आ गया, P0 में P0 है, P1 में P0 है, P2 में P0 है, P5 में P0, तो 6 टाइम्स आ गया P0, 6 टाइम्स P0 प्लस ये A कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 5। आपको पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 6P0 प्लस A, फर्स्ट 5 का सम होगा 5 इंटू 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, यानी ये आ गया 6P0 प्लस 15A इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे आपको A की वैल्यू पता है ऊपर 0.4/9 माइनस 2/9 P0 डाल दो। 6P0 प्लस 15 0.4 माइनस 2P0/9 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 3s are 3 5s are। अब 3 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लेते पहले तो मैं। 18P0 प्लस ये हो गया 2 माइनस 10P0 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपके पास 8P0 इज इक्वल टू 1, P0 इज 1/8। और A क्या आ जाएगा, A है 0.4 माइनस 2P0, 1/9 टाइम्स 0.4 माइनस 2/8, 2/1/4 होता है, 1/9 टाइम्स 0.4 माइनस 0.25 0.15, तो 0.15/9, 15/900, 1/60 इज A। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने 0 और 1 क्लेम जिन्होंने करे वो लोग कितने हैं, P0 प्लस P1 निकालने को बोल रहा है। तो मैंने पहले कहा था कैलकुलेशन बढ़िया है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है। P0 प्लस A प्लस P0 यानी 2P0 प्लस A, यानी 2 इंटू P0 क्या आया था आपका 1/P0 क्या आया था, सॉरी 1/8, 1/8 प्लस 1/60, 1/4 प्लस 1/60, तो 16/60, 8/30 इज द आंसर। 8/30 कितना होता है जी, टेस्ट में दिया हुआ है इसने 0 पॉइंट अच्छा जी, अच्छा मैं तो इसको और भी छोटा कर सकता था, कोई नहीं, चलिए 3 2s are 6 20 3 6s are 6 are 6 are 6 are 0.266666 चलता जा रहा है ना, 0.2666, तो आंसर इज 0.26। ओके, कैलकुलेशन बड़ी थी, ऐसा तो कोई क्वेश्चन में दम नहीं था ऐसे, तो ऐसा कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, कैलकुलेशन लंबी थी। अब 13th क्वेश्चन भी 2017 में ही आया था, कह रहा है देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स इन एन अर्न। बच्चों वाले सवाल पूछते हैं, देखो ये तो स्कूल लेवल से आप करते आ रहे हैं क्वेश्चन, 9th-10th में जब प्रॉबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहीं से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। You draw 2 balls in succession without replacing the first ball. The probability the second ball is red
सेकेंड बॉल रेड है, फर्स्ट कुछ भी हो सकती है, तो फर्स्ट रेड एंड सेकेंड रेड इसकी प्रॉबिलिटी, या फिर किसकी प्रॉबिलिटी, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड। फर्स्ट के रेड का चांस है 3/8 और उसके बाद सेकंड भी रेड होगी, इसका चांस क्या होगा 2/7 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। और फर्स्ट के ब्लैक का चांस है 5/8 और फर्स्ट ब्लैक के बाद सेकंड के रेड का चांस है 3/7। तो 6 + 15 21/56, 21/56, 7 3s are 7 8s are 3/8 इज द आंसर। मतलब इतना छोटा सा क्वेश्चन है। तो अच्छा, अब 14th क्वेश्चन देखिए जरा। 14th में क्या कह रहा है कि सपोज 1/10 of the population has a disease. If a person has the disease, then a test detects it with probability 8/10. If a person does not have the disease, then the test incorrectly shows the presence of disease with probability 2/10. What is the probability that person tested the disease if the test indicates the presence of disease? ये बेस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप शायद आपकी 12th की NCERT में भी था जहाँ तक मुझे याद है, और हमारी बुकलेट में तो ऑब्वियसली सॉल्व एग्जांपल है ये क्वेश्चन। ऑब्वियसली नंबर्स तो ऑब्वियसली वो चेंज करेगा, जैसे यहाँ 1/10 8/10 ऐसे करके नंबर्स तो चेंज है, मगर इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि DSE ने हर 1 साल 2 साल छोड़ के क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नंबर्स ऑब्वियसली चेंज होंगे और आप कोई नंबर्स का रट्टा मार के थोड़ी जाने वाले हैं, आपको तो क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप करना जानते हैं। तो क्वेश्चन ने बहुत बार पूछा है। देखिए कहानी क्या है, किसी आदमी को कोई डिजीज, वो टीबी वाला क्वेश्चन है, जैसे शायद NCERT में स्कूल में जब पढ़ते थे वहाँ पे वो था कि पर्सन को टीबी है या नहीं है, ऐसा कुछ था। तो कहानी है कि पर्सन जो है उसको डिजीज है या नहीं है। अब किसी पर्सन को या तो डिजीज होगी या नहीं होगी, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो ये एग्जॉस्टिव है। और ये तो नहीं हो सकता डिजीज हो भी और ना भी हो, तो एक्सक्लूसिव भी है। तो ये इवेंट्स डिजीज होना और डिजीज ना होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। और कॉमन बात क्या है, टेस्ट इंडिकेट करता है कि डिजीज है। पर्सन ने टेस्ट करवाया और टेस्ट ने बोल दिया उसको भैया आपको डिजीज है। टेस्ट से गलती भी तो हो सकती है कि डिजीज ना हो, टेस्ट बोल दे डिजीज है, और सही भी बात बता सकता है टेस्ट कि डिजीज हो तो बता दे कि डिजीज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गिवन है कि टेस्ट ने बता दिया डिजीज है, एक्चुअली में डिजीजेस का चांस पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो इवेंट यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है जी। इवेंट H1 डिफाइन करते हैं, पर्सन सफर्स फ्रॉम डिजीज। H2, पर्सन डजंट सफर फ्रॉम डिजीज। इवेंट E, टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। एक सेटअप हो गया हमारे पास। डिजीज है इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देगा, हम ऐसे तो हवा में तीर नहीं मार सकते है, डिजीज है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ डिजीज, तो डिजीज है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। तो ऑब्वियसली डिजीज नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 9/10 है। PE/H1 यानी डिजीज है और टेस्ट ने बताया कि डिजीज है, यानी टेस्ट सही जानकारी दे रहा है। If a person has a disease, then it test detects it with probability 8/10. अगर डिजीज है उसको 8/10 की प्रोबेबिलिटी से टेस्ट बता देता है, 8/10। PE/H2, डिजीज नहीं है फिर भी टेस्ट ने बोल दिया भैया बीमार हो तुम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/10। ओके जी। तो अब क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है, क्या निकालने को बोल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन टेस्टेड हैज अ डिजीज इफ टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, कि उसको डिजीज है जब टेस्ट ने कह दिया, यानी हमको चाहिए क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज PH1 व्हेन टेस्ट इंडिकेट्स। E गिवन है कि टेस्ट ने कह दिया डिजीज है, तो एक्चुअल डिजीज का चांस पूछ रहा है, तो बेस रहने लगेगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछता है और कॉमन इवेंट गिवन करके, तो क्या लगाते हैं बेस थ्योरम। PH1/E क्या होता है, ये होता है PH1 इंटू PE/H1 डिवाइड बाय PE भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अलग निकाल भी सकते हैं, PH1 इंटू PE/H1 प्लस PH2 इंटू PE/H2, ठीक है। तो PH1 है हमारे पास 1/10, E/H1 है 8/10, नीचे 1/10 इंटू
8/10 प्लस 9/10 इंटू 2/10। तो ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर रह जाएगा 8, नीचे रह जाएगा 8 + 11, सॉरी 11 नहीं, 9 2 11 नहीं, 9 2 18 है, सॉरी। तो 8/26 यानी 4/13 इज द आंसर। ओके जी, 4/13 बिल्कुल सही है, राइट। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 2 पेशेंट्स शेयर अ हॉस्पिटल रूम फॉर 2 days. Suppose that on a given day a person independently picks up airborne infection with probability 1/4. An individual who is infected on the first day will certainly pass it to the other patient on the second day. Once contracted, the infection stays for at least 2 days. What is the probability that fewer than 2 patients will have the infection by the end of second day? जैसे कोविड-19 वाली कहानी होगी, देखो उनको पहले से पता था 2017 में कैसा वायरस आने वाला है भैया। देखो जिसने क्वेश्चन बनाया उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, आने वाली बीमारी जो आदमी से आदमी को फैल जाएगी। अरे भैया, तो देखिए कहानी ये है कि अगर एक रूम में 2 पेशेंट्स हैं, अगर किसी एक को इन्फेक्शन हो गया तो वो आज या अगले दिन, आज अगले दिन में से 2 दिन में से किसी एक दिन दूसरे को या तो आज ही पास कर देगा या अगले दिन पास कर देगा, ठीक है, इन्फेक्शन पास कर देगा। तो अब ये कह रहा है कि फ्यूअर देन 2 पेशेंट्स, 2 या 2 से कम लोग बीमार हुए, 2 या 2 से कम लोग बीमार हुए। फ्यूअर देन 2 मतलब या तो 0 बीमार हुआ या 1 बीमार हुआ। अगर पहले दिन कोई बीमार हुआ तो वो दूसरे दिन जरूर दूसरे को पास करेगा, फिर तो दोनों बीमार हो जाएंगे। अगर पहले दिन किसी को इन्फेक्शन हो गया तो दूसरे दिन वो जरूर पास कर देगा। क्वेश्चन ने बोला है सेकंड डे तो पास कर ही डालना है उसको। तो यानी पहले दिन किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, 2 लोग हैं ए और बी, तो मतलब यह है कि पहले दिन किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, यही बात हुई ना। अगर क्योंकि पहले दिन हो गया तो दूसरे दिन दूसरे को भी जरूर होगा, फिर तो दोनों को हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्यूअर देन 2, यानी या तो एक को भी नहीं हुआ या ज्यादा से ज्यादा एक को हुआ। तो इसके लिए पहले दिन जो है, मान लो वो लोग ए और बी हैं, ए को इन्फेक्शन नहीं हुआ, बी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, और दूसरे दिन भी किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, ए को भी नहीं हुआ, बी को भी नहीं। ये तो केस हो गया 0 इन्फेक्शन, किसी को इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि फ्यूअर देन 2 बोल रहे हैं तो 0 भी आता है। ये ऐसा हो सकता है कि ऑब्वियसली पहले दिन किसी को नहीं होना चाहिए, वरना तो सेकंड डे दूसरे को भी हो जाएगा। पहले दिन किसी को नहीं हुआ, A0 B0, मगर सेकंड डे उनमें से किसी एक को हो गया, ए को हुआ बी को नहीं हुआ, या फिर बी को हुआ ए को नहीं हुआ, ठीक है। तो यही हुआ ना, फ्यूअर देन 2 का यही चांसेस बनते हैं। इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है, तो ना होने की 3/4 होगी ऑब्वियसली। तो ये क्या होगा सर, 3/4 की पावर 4 प्लस 3/4 का स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 2 कर लीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो 81/16 16 to 56 प्लस 9/16 इंटू ये कितना आ रहा है जी आपका 3/8। तो 81/256 प्लस 27/128, एलसीएम हो गया 256, 81 प्लस 54 135/256 इज द प्रोबेबिलिटी। 135/256 बिल्कुल सही है जी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि किसी या तो किसी को भी नहीं हुआ या एक को हुआ, क्योंकि उसने बोला फ्यूअर देन 2। ओके, 17 के क्वेश्चन हो गए खत्म, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब 16 स्टार्ट करते हैं। 16 में कितने क्वेश्चन आए थे, 1 2 18 भी आया था, हाँ 3 क्वेश्चन आए थे 16 में। देखिए ये 2 क्वेश्चन 16 17 तो एक ही इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। कह रहा है 4 cities ABCD are located as vertices of a square ABCD and are connected by roads that form the 4 sides of the square. Mr. Rand Walker, random walker को Rand Walker बोल दिया, travels. Thus, if he is at city I, which could be A, B, C or D in period T, then he randomly with probability 1/2 each moves to one of the other vertices that are adjacent to city in T+1. तो पहले इस इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। देखिए हमारे पास एक ऐसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जो भी उसने बोला मैं भूल गया, स्क्वायर ही बोला होगा शायद, स्क्वायर है। हम आप कहेंगे सर आपने तो रेक्टेंगल बना दिया, चलो दोबारा बनाते हैं, कोई बात नहीं। लीजिए जी, ये हम बनाते हैं एक स्क्वायर, ठीक है।
ABCD। तो अगर वो A पर है आज, तो अगले पीरियड में या तो B पे जाएगा या D पे जाएगा, और अगले पीरियड में B पे है तो उसके अगले पीरियड में वापस A पे आ जाएगा, या तो फिर या C पे चला जाएगा। ऐसे अपने एडजेसेंट किसी पे जाना है उसको, ठीक है जी। तो 16 में कह रहा है इफ वॉकर इज एट सिटी A, then the respective probabilities that with which he is at cities A, B, C, D in period 10 में वो कहाँ हो, ABCD में से जिस भी सिटी में होगा उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है। T0 में वो A में है, तो T1 में कहाँ जा सकता है, A से या तो B में जाएगा या D में जाएगा। T2 में अगर B में गया तो B से कहाँ जाएगा, B से या तो A में जाएगा या फिर B से C पे जाएगा, एडिशन यही है। और D में हुआ तो D में भी या तो D से A में आएगा या C में जाएगा, यानी B और D कहीं भेजा उसके बाद उसका अगला स्टेशन या तो A है या फिर C है। ऐसे अगले पीरियड में A में होगा तो भी A से B या D में जाएगा, C में होगा तो भी C से कहाँ जाएगा, तो B में जाएगा या D में जाएगा, तो C से B और D में जाएगा। ऐसे बस ये हमको नोट कर लेना है। C और A और C 5 में कहाँ जाएगा, B और D 6 में कहाँ जाएगा, A और C 7 में कहाँ जाएगा, B और D 8 में कहाँ जाएगा, A और C 9 में कहाँ जाएगा, B। वैसे आप ये चेक कर सकते थे, इवन में हमेशा वो A और C में ही आ रहा है, तो आप इतने सारे नहीं भी लिखेंगे तो बात समझ में आती है कि इवन नंबर पे वो A और C में ही जा रहा है। तो इवन नंबर पे यानी 10 इवन नंबर है, तो इवन में A में या C में जाएगा, तो A का चांस 1/2 है, B में तो जाएगा नहीं, B का चांस 0 है, C का चांस 1/2 है और D का चांस 0 है, क्योंकि उसने बोल दिया अगर आप B में है या D में है तो B से A और C में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। तो A का चांस 1/2, B का 0, C का 1/2, D का 0, टाइम 10 में, ऑप्शन नंबर डी। फिर वो कह रहा है इफ मिस्टर वॉकर इज एट सिटी ए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नेवर विजिट सिटी ए अगेन इंक्लूडिंग पीरियड 10। 10वें पीरियड तक ए में वापस आया ही नहीं, ए में वापस आया ही नहीं। सर देखिए, तो पीरियड 1 में तो ए में जा नहीं सकता, 3 में भी ए नहीं जा सकता, डी में भी नहीं जा सकता, 7 में नहीं जा सकता, 9 में नहीं जा सकता, इनमें तो ए में जा नहीं सकता। तो यहाँ पे तो ए में नहीं गया, इसका चांस क्या है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो पीरियड 1 ऑड पीरियड्स के हो गया। इंटू इवन में क्या होगा, सेकंड पीरियड में या तो वो ए में जाएगा सी में जाएगा, लेकिन हमको तो सिर्फ सी में भेजना है, ए में नहीं भेजना, तो सी में जाने का चांस क्या 1/2। ऐसे ही फोर्थ में सी में ही जाएगा, इसका चांस है 1/2, 5 बार करना है 1/2, तो 1/2 की पावर 5। 5 बार क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 6 पीरियड, 8 पीरियड, 10 पीरियड सी में ही जा रहा है। 1/2 रेज़ टू पावर 5, 1/32 इज द आंसर। 1/2 पावर 5 दिया हुआ जी, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कंसिडर अ रेलवे सिग्नल सिस्टम, अ सिग्नल इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए फ्रॉम द ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस, देन ट्रांसमिट इट टू स्टेशन बी। ए को एक सिग्नल मिलता है पीछे से, जो कंट्रोल ऑफिस है वहां से, फिर वो सिग्नल आगे बी को पास करता है। सपोज दैट एट द ओरिजिन यानी ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में सिग्नल कैन बी येलो और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5। तो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस के पास जो सिग्नल है या तो वो येलो होगा या रेड होगा, येलो का चांस 4/5, रेड का चांस 1/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर इज 3/4। सिग्नल देने में गलती भी हो सकती है, यानी ए को सिग्नल जो मिला वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही होने का चांस 3/4, तो गलत का चांस क्या हो गया 1/4। If the signal received at B is yellow, then the probability that original signal was yellow. Oh my God, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है जी। क्योंकि देखो क्या है, ये ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस है, ये सिग्नल देता है ए को, ए सिग्नल देता है बी को। बी को सिग्नल मिला है येलो, तो ट्रैफिक कंट्रोल में भी येलो था, इसका चांस बताना है। ट्रैफिक कंट्रोल में येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ट्रैफिक कंट्रोल में येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। और गिवन क्या है, यहां चाहे येलो हो चाहे रेड हो, बी को तो येलो ही मिला है, बी को येलो ही मिला है। तो अब इसके येलो होने पर ट्रैफिक कंट्रोल में भी येलो था, इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में से, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में से किसी एक की प्रॉपर्टी निकालनी येलो की, तो क्या है ये बेस थ्योरम। H1 क्या है सर, कि ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस हैज सिग्नल येलो। H2 क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस है सिग्नल रेड। और कॉमन इवेंट क्या है, वहां चाहे येलो हो चाहे रेड हो, कॉमन बात यह है बी हैज रिसीव्ड येलो। तो PH1 ट्रैफिक कंट्रोल के पास येलो सिग्नल था, उसका चांस क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल के पास येलो, उसका चांस है 4/5।
रेड का चांस है 1/5, 4/5, PH2 1/5, PEH1 यानी PEH1 यानी ट्रैफिक कंट्रोल के पास येलो है तो बी को भी येलो मिला है। आप कहेंगे सर ये बात तो सही है, उसको येलो तो देगा, गलती भी तो कर सकता है। देखिए क्या होगा, ट्रैफिक कंट्रोल ने जो सिग्नल भेजा ए को, ए ने भेजा बी को। ऐसा हो सकता है इसके पास येलो है, इसने आगे येलो भेजा, इसने भी आगे येलो भेजा, कोई गलती हुई नहीं किसी से। ऐसा भी हो सकता है इसके पास येलो है मगर इसने ए को भेज दिया रेड और ए ने भी गलती कर दी, उसने भेज दिया बी को येलो। ट्रैफिक कंट्रोल ने भी गलती करी, ए ने भी गलती करी, तो गलती गलती कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दो गलतियों से सही रिजल्ट मिल गया, बी को वही सिग्नल मिल गया जो मिलना चाहिए था। तो फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल के पास सिग्नल है येलो 4/5, उसने गलती नहीं करी, सॉरी ट्रैफिक कंट्रोल ने सिग्नल सही भेजा, सॉरी ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल सही भेजा ए को जिसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, ए ने भी सही भेजा उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। और सेकंड ऑप्शन जो है नीचे वाला, ट्रैफिक कंट्रोल ने गलत सिग्नल भेजा, उसका चांस क्या है 1/4, ए ने भी गलत भेजा आगे, उसका चांस है 1/4। तो 9/16 प्लस 1/16 10/16, ठीक है। PE/H2 यानी ट्रैफिक कंट्रोल के पास सिग्नल रेड था मगर बी को फिर भी येलो मिल गया। ये ऐसा कैसे हो सकता है भैया, रेड को इसने भेज दिया येलो, इसने आगे येलो भेज दिया, इसके पास रेड था, इसने रेड भेजा, इसने आगे येलो भेज दिया। हो सकता है ना, या तो ट्रैफिक कंट्रोल गलती कर दे या ए गलती कर दे। तो ट्रैफिक कंट्रोल ने गलती करी, इसका चांस है 3/4, ए ने आगे सही भेजा, उसका चांस है 1/4, और ट्रैफिक कंट्रोल ने सही भेजा, उसका चांस है 1/4। मैंने यहाँ पे लिख उल्टे दिए हैं फर्स्ट पार्ट में, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रुकिए, फर्स्ट पार्ट दोबारा बोल रहा हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल ने गलती कर दी, उसका चांस है 1/4, ए ने सही भेजा, उसका चांस है 3/4, और ट्रैफिक कंट्रोल ने सही भेजा नीचे वाले में, उसका चांस है 3/4, ए ने गलती की, उसका चांस है 1/4। आप कहेंगे सर फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है बस कि हम जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो सिंक में होना चाहिए, ये ना हो कि हम बोल कुछ और रहे हैं लिख कुछ और रहे हैं, बस यही बात है। तो ये आ जाएगा 3 + 3 6/16। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ट्रैफिक कंट्रोल के पास सिग्नल येलो था जब बी को येलो मिला, H1/E पूछ रहा है, तो होगा PH1 × PE/H1 बाय PH1 × PE/H1 प्लस PH2 × PE/H2। PH1 कितना है सर, PH1 है 4/5, 4/5 × 10/16 डिवाइड बाय 4/5 10/16 प्लस 1/5 × 6/16, 40 80 ऊपर नीचे 80 कैंसिल, 40/46, 20/23 इज द आंसर, 20/23 इज द आंसर। सी खत्म, सी इज द आंसर। तो 16 के क्वेश्चन खत्म। 15 में 2 ही आए थे, 15 भी कर डालते हैं चलिए इसी क्लास में। 19th क्वेश्चन कह रहा है 4 टेस्ट टेस्टर्स आर आस्क्ड टू इंडिपेंडेंटली रैंक 3 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स ABC। 3 को कहा भैया चॉकलेट खाओ और बताओ कैसी लगी आपको। अच्छा बढ़िया जवाब है। द चॉकलेट ईच टेस्टेड लाइक्स बेस्ट इज गिवन द रैंक 1, नेक्स्ट 2, देन 3। सबसे ज्यादा पसंद आएगी तो उसको रैंक 1 देगा, जो थोड़ी कम पसंद आएगी उसको रैंक 2, और जो निहायत ही कम पसंद आएगी उसको रैंक 3। ठीक है। After this, the assigned ranks for each of the chocolates are summed across the testers। जो जो रैंक मिली उनको ऐड कर देते हैं। वो माइक्रो में पढ़ा था, आप चैप्टर पढ़ते हैं वेलफेयर, उसमें भी हम ऐसे ही रैंक ऑर्डर वोटिंग करते हैं, तो फिर रैंक्स को ऐड कर लेते हैं। याद है माइक्रो इकोनॉमिक्स वेलफेयर चैप्टर, रैंक ऑर्डर वोटिंग। अरे बाप रे भूल गए, कोई बात नहीं, फिर वापस पढ़ो। वही कहानी है, रैंक्स मिली उनको ऐड कर दिया। Assume that tester cannot really discriminate between the chocolates। मूर्ख है टेस्टर, उनको पता ही नहीं चल रहा ये कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है, बस वो तो चॉकलेट खाने का आनंद ले रहे हैं, मजे आ रहे हैं उनको चॉकलेट खाने में। ठीक है, मगर ये बता नहीं पा रहे कि कौन सा अच्छा कौन सा खराब, वो तो अपनी मर्जी से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 रैंडमली रैंकिंग दे रहे हैं। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए रिसीव्स अ टोटल ऑफ 4, ए को 4 तब मिलेगा चारों ने 1 1 रैंक दिए उसको, 1 + 1 + 1 + 1 इज 4, चारों ने 1 1 रैंक दिया, टोटल 4 आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि वो रैंडमली रैंकिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि 3 ही ऑप्शन है तो
ऑप्शन नंबर 1 चूज करेगा कोई रैंकर, कोई टेस्टर, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3, 3 में से किसी एक को चूज करना है। तो 1/3 ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी की 1/3, सी की 1/3, डी की 1/3, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगी। तो 1/3 की पावर 4, 1/81 इज द आंसर। क्या बकवास क्वेश्चन बच्चों वाला। चलो जी फिर से आ गया वही, अब ये टीवी वाला आ गया जो मैं बोल रहा था ऊपर ना। अभी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को, डीएससी को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बार बार लगातार आपको इस जर्नी में नजर आएगा। शायद लास्ट क्लास में भी था, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि हफ्ता भर हो गया वो क्लास रिकॉर्ड किए हुए। तो अभी जो है आज की क्लास में दूसरी बार आ गया क्वेश्चन ये वाला। और आप देख रहे हैं बेस थ्योरम कितना फेवरेट है डीएससी का। बेस थ्योरम के कितने क्वेश्चन आते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी पीछे बेस थ्योरम क्वेश्चन करे थे, फिर से बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है तो ऑब्वियसली बेस थ्योरम वाला ही है। आप कहेंगे बिना पढ़े कैसे बोल दिया, क्योंकि टीवी वाला क्वेश्चन आई हुई और क्वेश्चन नहीं टीवी वाला वही है। सपोज 0.1 वही पर्सन को डिजीज है या नहीं है, टेस्ट कराया, टेस्ट कराने पे या तो टेस्ट बोलेगा डिजीज है या नहीं है, तो टेस्ट ने बोल दिया डिजीज है तो एक्चुअली में डिजीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, वही तो कहानी सब कुछ। हाँ जी, 0.1% of the people in town have TB. A TB test is not completely accurate. If a person has TB, the test will indicate it with probability 0.999. If person does not have TB, test will erroneously indicate that he/she doesn't have TB with probability 0.002. For a randomly selected individual, test shows he/she has TB. What is the probability that person actually has TB? Same question है sir. करूँ? कर तो देना चाहिए। H1 क्या है? पर्सन हैज टीबी। H2 क्या है? पर्सन डज नॉट हैव टीबी। इवेंट E क्या है? टेस्ट सिग्नल्स टीबी। PH1, तो अब इनकी वैल्यूज क्या है जी? PH1 यानी प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज टीबी 0.1%। ओ बाप रे, 0.1 नहीं है सर, 0.1% है। तो 0.1/100 यानी 1/1000। PH2 पर्सन डज नॉट हैव टीबी, इसका आप निकाल लीजिए 1 माइनस, तो 999/1000। PE/H1 यानी पर्सन हैज टीबी एंड टेस्ट सेज दैट पर्सन हैज टीबी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.999 दे रखी है यानी 999/1000। एंड PE/H2 टेस्ट से गलती होगी, पर्सन को टीबी नहीं है मगर टेस्ट ने बोल दिया उसको टीबी है, 0.002 यानी 2/1000। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए कि पर्सन हैज टीबी व्हेन टेस्ट सेज ही हैज टीबी, तो ये होगा PH1 इंटू PE/H1 बाय PH1 PE/H1 प्लस PH2 इंटू PE/H2। तो दिस इज 1/1000 into 999/1000 divide by 1/1000 into 999/1000 plus 2/1000 into 999/1000 यहाँ भी है। पहले तो 999/1000 ऊपर से कॉमन आके कैंसिल, 1/1000 अपॉन 1/1000 प्लस 2/1000 ऊपर नीचे 1000 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1/3 इज द आंसर। ठीक है, 1/3 इज द आंसर। हाँ जी 1/3 इज द आंसर। तो 15 तक हो कर ली हमने आज, आगे बाकी नेक्स्ट टाइम चलेंगे। एक बात कहनी थी, बच्चे के पास बोलते हैं सर कि ये क्या ऐसा जादू है कि आप क्वेश्चन करते हैं तो लगता है कि भाई ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, और जब हम करने बैठते हैं इंडिपेंडेंटली तो पढ़ के तो समझ नहीं आता है क्या करना है, क्या टॉपिक, सब उड़ जाता है एकदम से। सर मैं 2-3 बातें यहाँ पे कहना चाहता हूँ। कोई मेरे पास कोई आई डोंट हैव एनी मैजिकल वैंड जो मैं ऐसे घुमाता हूँ और आबरा का डाबरा गिली गिली छू और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात, हमको जो कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी चाहिए। वीडियोज़ हैं आपके पास, आप जो हमारा कोर्स जिनके पास, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके पास डिटेल में हर टॉपिक की वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से पहले अपनी कंसेप्ट को ठीक से पढ़िए, समझिए कंसेप्ट को, उसके बिना नहीं होगा। दूसरा, थोड़ा धीरे से बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे कई लोग बुरा मान जाते हैं, किसी बोलते तेरी इंग्लिश कमजोर है। सर क्या बोल रहे हो, रियलिटी है भाई। बच्चे क्लास में बैठते हैं, डीयू के बच्चे जो होते हैं क्लास में बैठते हैं ऐसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, हम तो समझ भी नहीं पाते क्या बोल रहे हैं।
लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा, जिनको लगता है कि हाँ भाई हमारा थोड़ा सा हाथ टाइट है, ठीक है, तो अब उसमें क्या करें? अब मैं तो कहूँगा नहीं कि आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा तो कुछ इंग्लिश में लिखा नहीं होता, और बस करना यह कि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको बोलता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, या अपने आपको बोल के बताता हूँ क्वेश्चन, देखो ये एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर बोल के बताता हूँ, फिर एक लाइन पढ़ता हूँ, बोल के बताता हूँ। आप भी ये करिए, एक लाइन पढ़िए, अपने आप को बताइए, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन, फिर लाइन पढ़िए, फिर अपने आप को बताइए, धीरे धीरे करके जो अगर किसी की प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। हमारी खुद कोई इतना तो इंग्लिश हमारे को आती नहीं कि हम नहीं तो इंग्लिश टीचर बन जाते, क्यों जी? पॉइंट क्या है कि हमको ऐसा नहीं करना कि हमें इंग्लिश में कोई पीएचडी कर लेनी है, बस हमको यह है कि एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो क्या कह रहा है, ठीक है। उसके लिए आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए और समझिए वो क्या कह रहा है, और अगर आप बाकी अदरवाइज सब कुछ ओके है, मगर क्वेश्चन, कोई बच्चा कहे सर मैं तो ऐसे इंग्लिश बोलता हूँ कि अंग्रेज भी शर्मा जाए मेरे सामने, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो भाई साहब की प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, कंसेप्ट है। फिर कंसेप्चुअल वीडियोस को रिविजिट कीजिए, उनको दोबारा समझिए, और कोई बात समझ में नहीं आ रही वीडियो से तो डाउट सेशन में आके डिस्कस कर लीजिए हमारे साथ, ठीक है। तो दोनों बातों का कॉम्बिनेशन चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व कर पाते हैं आप भी कर पाएंगे, राइट। तो यही, तो आज हमने 2017, 16 और 15 3 ईयर्स के प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन कर डाले सॉल्व। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे, ठीक है जी। और किसी बच्चे को कोई बात करनी हो, अगर कोई बातचीत हो आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे देखिए नीचे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।